हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे और हमने उसके बारे में आपको लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, लाइमन और दूसरा क्या है हमारा बामर सीरीज, इसके बारे में इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमने आपको बता दिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवाए थे। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम लोग तीसरे स्पेक्ट्रल लाइन की तरफ चलते हैं। तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन हमारा क्या है? पास्चन सीरीज। क्या है? पास्चन सीरीज। अब देखो, अब तो आप एक सीक्वेंस में है तो चीजें आपको पता हो गई होंगी कि जो हमारा पास्चन सीरीज होता है, जैसे हमारा जो बामर सीरीज था वो सेकंड सीरीज था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो ये क्या होगा? इट इज द थर्ड सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इट इज द थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कौन सी सीरीज है? थर्ड सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता रखा था कि ये कौन से रीजन में लाई करती है। ये क्या होता है? इट बिलोंग्स टू आईआर रीजन। बाकी सारी आईआर रीजन की होती हैं। इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। आईआर का मतलब हो गया इंफ्रारेड रीजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? जो आपको मैंने बताया था बामर सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि विजिबल रेज के बीच में बिलोंग करती हैं। और तीसरा क्या है? ये कहाँ टर्मिनेट होती हैं? जैसे बामर सीरीज कहाँ टर्मिनेट होती थी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। लाइमन सीरीज ग्राउंड स्टेट पे। तो ये कहाँ टर्मिनेट होगी? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे टर्मिनेट होगी। इट टर्मिनेट्स एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि N1 की वैल्यू क्या हो गई भाई? 3 हो गई। और N2 की वैल्यू क्या होगी? ये आपकी 4, 5, 6 डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो अगर हम इसके लिए लेमडा निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है भाई? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। फॉर्मूला हर बार लिखा कीजिए, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यही होता है। तो N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, हमेशा 3 होगी। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में आर जेड स्क्वायर, N1 को तो ले लिया 3 का स्क्वायर माइनस N2 को ले लिया हमने n। क्या लिया बेटा? n लिया और बोल दिया n क्या है? ग्रेटर देन 3 है और इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब हम लोग 4, 5, 6 ऐसे हम लोग लेंगे। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। आया कि नहीं भाई? बोल, आया? चल, आ गया। अब देखो भाई, फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा? फर्स्ट लाइन FL, फर्स्ट लाइन के लिए N1 की वैल्यू तो 3 होगी। N की वैल्यू क्या होगी भाई? 4 होगी ना? होगी। तो N2 की वैल्यू 4 होगी। हम इसमें इसकी बात कर रहे हैं, यहीं या तो यहाँ पे 4 रख लो। तो अब देखो, अगर हम लेमडा FL निकालना चाहते हैं
फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो वैल्यू को रख दो। तो ये वैल्यूज आप रखोगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो 144/7R। अब आप थोड़ा सा मेहनत करना इसको निकालना, क्योंकि मैं 2 के लिए पूरा बता चुका हूँ। बताया हूँ कि नहीं भाई, बताया हूँ ना। चलो, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो एच जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बस वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, आपकी यही मिलेगी। अगर हम लेमडा लास्ट लाइन के लिए निकालना चाहते हैं, लास्ट लाइन के लिए निकालोगे तो n1 की वैल्यू तो 3 ही होगी। चल भैया, n2 की वैल्यू क्या होगी भाई, इनफाइनाइट होगी ना। तो अब हम लोग लेमडा फॉर लास्ट लाइन, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया, इसकी वैल्यू 3 रख दिया, तो 9/R आ जाएगा। आया 9/R। अब देखो, जो हमारा लेमडा लास्ट लाइन के लिए आता है इसको हम लोग मार्जिनल लाइन बोलते हैं, मार्जिनल लाइन। और ये क्या होता है, ये हमेशा क्या आता है, n²/R आता है, n²/R। जिसके लिए भी निकालना चाहते हो, बस जिस n के लिए भी निकालना चाहते हो, बस ऊपर n² कर दो, नीचे R कर दो, वही हमारा लास्ट लाइन के लिए आ जाएगा। क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1/∞, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये जाएगा ऊपर, R जाएगा नीचे, Z तो 1 हो गया, तो n²/R हमेशा आएगा। समझ में आ रहा है। चलो भाई, तो इसको आप याद रखना, तो लास्ट लाइन के लिए हमेशा यही होगा। ओके, चल भैया छाप लो, छापो जल्दी छापो। फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चा पार्टी, अरे बोल चंगू मंगू, हो गया। चल भैया मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे चौथे की तरफ, 4th सीरीज। अब तो सब कर सकते हो खुद से ना, कर सकता है कि नहीं बालक, कर तो सकते हो, लेकिन करोगे नहीं। कहोगे सर आप करो, हम तो छापेंगे। चल भैया, चौथी सीरीज क्या है, ब्रैकेट सीरीज। अब इसमें लिख तो लो, वही 3 ही पॉइंट लिखना है यार में। अब तो चीजें याद हो जानी चाहिए आपको। क्या होगा फर्स्ट पॉइंट, वहां पे क्या था, वो 3rd सीरीज था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ये कौन सा सीरीज होगा, 4th सीरीज होगा। तो लिख लो, इट इज द 4th सीरीज। इट इज द 4th सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट बताओ भाई, दूसरा पॉइंट भी बता लोगे। वो कहाँ, वो क्या था, IR रीजन से बिलोंग करता था, ये भी बिलोंग करेगा IR रीजन से, इट बिलोंग्स टू IR रीजन। IR का मतलब याद रखना, इंफ्रारेड। ओके, जैसे आपका अभी जो पाचन सीरीज पढ़ा वो कहाँ टर्मिनेट होती थी, 2nd एक्साइटेड स्टेट में। ये कहाँ टर्मिनेट होगी, 3rd एक्साइटेड स्टेट में। तो लिख ले भाई, इट टर्मिनेट्स ऑन 3rd एक्साइटेड स्टेट। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा ES, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट। ओके,
अब देख भाई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब N1 की वैल्यू तो 4 हो गई, होई कि नहीं, हो गई। और N2 की वैल्यू क्या होगी, 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगी। चल भैया लिख ले, वेवलेंथ के का फॉर्मूला लिखो, 1/λ इज इक्वल टू क्या था, RZ स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये RZ स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, मैं लेकिन फॉर्मूले में लिख लो। और N1 की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/, इसको मान लो N स्क्वायर। और यहाँ पे बोल दिया कि N ग्रेटर देन 4 है, विच बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू होगी। अब तो रट जाओ यार, अब तो कुछ है ही नहीं, सब एक सीक्वेंस में आता चला जा रहा है, तुम हमसे करवाते चले जा रहे हो, फिर भी करूँगा। चलो चल भैया, तो फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन के लिए निकालो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फर्स्ट लाइन के लिए निकालोगे तो लेमडा फर्स्ट लाइन के लिए निकालोगे तो यहाँ 5 लिखोगे। देखो अब ऐसे शॉर्टकट देखो शॉर्टकट 25 माइनस 16 9 और नीचे 200 नहीं 25 और 16 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 400। ठीक, तो 9/400, तो ये Z1 हो गया, 400 ऊपर गया, 9 नीचे आया, तो ये हो गया 400/9R। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आ गया, लैम्डा FL फर्स्ट लाइन के लिए आ गया भाई। चल भैया लास्ट लाइन के लिए निकाल ले। लास्ट लाइन के लिए तो कुछ करना ही नहीं है आपको, मैंने बताया था, क्या बताया था कि N1 स्क्वायर बाई R, यही हमारा लास्ट लाइन के लिए होगा 16/R। देखो कितना आराम से हो गया, हो गया। नोट कर लो, 2 और बचा है, कर लोगे नहीं, चलो करा देते हैं, मेरा काम है कराना। करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए, मेरा क्या जाएगा कालिया, मेरा कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चल भाई अगले सीरीज का नाम बता दे, बोल भाई, कोई लोग तो बोलो, नाम बोलो, नाम। अगला कौन सी सीरीज है, 5वां कौन सीरीज है, प्रीफर्ड सीरीज। प्रीफर्ड सीरीज, तो अब वही सब लाइन लिखना है भाई, लिख ले। कितनी बार लिखवाओगे, देखो यहाँ देखो 5 नंबर पड़ा है, इट इज द 5th सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कौन सी है, 5वीं सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की है। अगला लिखो, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू IR रीजन। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू IR रीजन, ये भी IR रीजन से ही बिलोंग करती है। और ये बताओ ये कहाँ टर्मिनेट होगी, पिछला वाला 3rd एक्साइटेड स्टेट में था, ये कहाँ टर्मिनेट होगी, 4th एक्साइटेड स्टेट में। इट टर्मिनेट्स ऑन
फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में टर्मिनेट होगी। जब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में टर्मिनेट होगी तो यहाँ से मिल गया N1 की वैल्यू 5। जब भी एक्साइटेड स्टेट आएगा और यहाँ जो नंबर लिखा होगा N1 की वैल्यू उससे एक ज़्यादा होगी, याद रखना। N1 की वैल्यू 5 हो गई, N2 की वैल्यू 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है। फिर अगर हम लोग लेमडा के टर्म्स में बात करें, 1 लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे बोल दिया कि n क्या है, ग्रेटर देन 5 है और ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। चल भैया, हाइड्रोजन के लिए लेमडा फर्स्ट लाइन निकालो। देखो भाई यहाँ पे 6 रखोगे, 6 6 जा 36 माइनस 25 9 आएगा, 9r चला गया डिनोमिनेटर में, 36 इंटू 25 मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया अपॉन साइड 36 माइनस 25 11 आएगा, 11r। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन के लिए। अगर हम लेमडा लास्ट लाइन के निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस 25/r। देखो कितना इजी हो गया, हुआ ना। तो ये हमारा लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ है, ये हमारा फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ है और ये हमारा लेमडा के लिए फॉर्मूला है। हो गया बच्चों, समझ में आया? चलो एक और बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं। अब मैं इसी में घुसा रहा हूँ। अब तुम लोग अपना समझना कितनी बार हमसे लिखवाओगे। छठवां क्या है, हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज। अब ये क्या होगा, बस यहीं पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इट इज़ द 6th सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये 6वीं सीरीज है, ये भी बिलोंग करती है IR रीजन से। इट टर्मिनेट्स ऑन द 5th एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब बस क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी रुक जाओ 7 49 इंटू 36, तो 54 24 4 28 29 27 12 13 14 4 16 7 1 17 64 और 49 माइनस 36 46 3 49 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस ये हो जाएगा 1764 अपॉन 13r। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/r। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ये हमने आपको 6 सीरीज के बारे में बता दिया, तो इसको आपको याद रखना है। याद रखना है ना, रखना है भाई, याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा, चलेगा काम नहीं चलेगा। या कंप्लीटेड, क्या मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों? चलो कर देता हूं। तो आप 6 सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सबके लिए मैंने वेवलेंथ कैलकुलेट कर दिया। आपने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया। तो जेई तो मुझे देनी है, क्यों? जेई तो मुझे देनी है, आप लोग को तो नहीं देनी है ना। मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ, मुझे ही जेई देनी है। आप लोग क्या करोगे? चल भैया आगे चलते। अब अगली हेडिंग डालो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ photons
emitted by the sample of the hydrogen atom. अब देखो हम लोग हाइड्रोजन एटम का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेंगे तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पता करना चाहते हैं कितने फोटॉन्स एमिट होंगे उस सैंपल से, नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हम लोग सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग एक 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस देख लेते हैं, केस 1। पहला केस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखना बच्चों, बहुत मजेदार चीज है। मान लो हमने क्या किया, 1 2 3 4। थोड़ा सा डायग्राम ध्यान देना बच्चों, डायग्राम मुझे उतना बढ़िया नहीं बनाने आता है, तो कोई बात नहीं, हमें डायग्राम से तो नहीं, हमें मतलब समझने से मतलब है, ठीक है। चल अब देखो हमने 4 लाइंस बना दी। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना है। कितने केस बन सकते हैं देखना, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, अब यहाँ पे सैंपल लिया है तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, हर जगह होंगे। तो अब देखो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना है, यहाँ आना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका ये हो सकता है 4 से 1 पे आ जाए, 3 से 1 पे आ जाए, 2 से 1 पे आ जाए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि अब 4 से देखो, अब 4 से वो 3 पे आ जाए, 4 से 3 पे आ जाए और 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, वो तो जा चुका है। और 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, अच्छा 3 से 1 पे है, वो जा चुका है। अब या तो 4 से वो 2 पे आ जाए, पहले देखो या तो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या 3 से 1 पे आ जाए, 2 से 1 पे आ जाए, या तो वो है कि 4 से 3 पे जाए फिर 3 से 1 पे जा चुका है, या तो 4 से 2 पे जाए 2 से 1 पे जा चुका है। तो ये तरीका हो गया। और एक तरीका ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट वो 3 से 2 पे जाए, 3 से 2 पे जाएगा फिर 2 से 1 पे जा चुका है। तो अब देखो हमने मान लिया कि हमें 4 से 1 पे जाना है, 4 से कहाँ जाना है, 1 पे जाना है, और बीच में और भी रास्ते हैं, 3 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है। तो तरीके देखो, या तो 4 से डायरेक्ट 1 पे चला जाए, ये एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका ये हो गया कि वो 4 से 3 पे जाए, 3 से 2 पे जाए, नहीं 3 से 1 पे चला जाए डायरेक्ट। तो ये दूसरा, ये तीसरा तरीका हो गया। और क्या होगा, या तो वो 4 से कहाँ जाए, डायरेक्ट 2 पे जाए फिर 1 पे जाए, ये चौथा तरीका, ये पांचवा तरीका। और एक तरीका बच गया, क्योंकि 3 से 2 पे नहीं गया तो 3 से 2 पे चला जाए फिर 2 से 1 पे चला जाए। ये 6 तरीके। देखो तरीके देखो, 4 से 1 पे डायरेक्ट चला जाए,
एक तरीका, 4 से 2 पे जाए फिर 2 से 1 पे चला जाए, तो 4 से 3 पे जाए, 3 से 1 पे चला जाए, तो ये 3 तरीका हो गया। फिर 4 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे चला जाए, तो ये 5 तरीके, और 3 से 2 चला जाए तो 6 तरीके हो गए। तो यहाँ पे देखो जब 4 था तो 4 से 1 पे जाने के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है फॉर्मूला? कि 4 से 1 पे आने के कितने तरीके? 3 तरीके। 4 से 1 पे, जैसे 4 से 1 पे आने के तरीके 3 हो गए, 1 पे आने के, 4 से 1 पे, प्लस और 4 से 2 पे जाने के तरीके कितने हो गए? 2 तरीके। 4 से 2 पे जाने के तरीके, और 4 से हाँ, और 3 से 2 पे आने के तरीके कितने हो गए? 1। 3 पे जाने के तरीके, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 2 5 1 6 तरीके हो गए। देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को ध्यान देना कि अगर मान लो n पे इलेक्ट्रॉन है, अब उसको 1 पे जाना है। कहाँ जाना है? n से 1 पे जाना है, n से 1 पे जाना है। तो क्या होगा? n से डायरेक्ट 1 पे आने के कितने तरीके? n-1 तरीके, प्लस n से डायरेक्ट 2 पे जाने के तरीके n-2, डायरेक्ट 2 पे जा रहा है, फिर n-3 3 पे जाने के, प्लस डॉट 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 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखो ये क्या है? अगर हम इसको सीधे लिख दें तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-2 प्लस n-1, यह है। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको लोगों को पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट n, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? n-1 है, तो इसका मतलब n की जगह n-1 रख दो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। ये क्या हो जाएगा? n की जगह n-1 रख दिया, n-1 प्लस 1/2, ये मिल गया n इंटू n-1/2। देखो अब इसको आपको याद रखना है। अगर n से आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट फोटॉन्स कितने होंगे? n-1/2। यहाँ 4 से आ रहा था तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे? 4 × 4 - 1/2, 6 आया। वही 6 मैंने बताया था। आपको हर बार ये नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है। कितने डिफरेंट फोटॉन्स होंगे जो आपके 4 से 1 पे जाएंगे? तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट कितने तरीके होंगे? अब हमें इसको काउंट ना करके हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया कि n-1/2 होगा, तो इससे आपको आसानी से टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो नोट कर लो, इस फॉर्मूले को याद रखना है बस आपको। आगे बुक में आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको इसको याद रखना है। ओके, चलो
नोट करो। तो फिर हम इसका केस 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? केस 2। इरेज कर दूं बच्चों? पक्का? छाप लिया? चल, छाप लिया, अच्छा किया। अब देखो इसका अगर दूसरा क्या केस है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें बताना है। तो देखो, मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है N2 से N1 पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमने 4 स्टेट्स बना दिए। ये हमारा n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहता है, या कोई यहाँ से यहाँ आना चाहता है, या यहाँ से आना चाहता है, तो अब यहाँ पे क्या दिया होगा? N2 और N1 दिया होगा। तो देखो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स ये क्या हो जाएगा? ये होगा डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। ये याद रखना है। ठीक, जहां पे वेयर डेल्टा n क्या है? डेल्टा n क्या है? N2 - N1। किस स्टेट से किस स्टेट में जा रही है, उनका डिफरेंस क्या है? डेल्टा n है, और डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 कर दिया तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फोटॉन्स कितने होंगे। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। हो गया बच्चों? इरेज कर दूं? अब चलो केस नंबर 3 पे। तो केस नंबर 3 क्या है? देखो, केस नंबर 3 है सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, मतलब वहां पे केवल एक हाइड्रोजन एटम है। सिंगल आइसोलेटेड एटम का मतलब हो गया एक ही एटम है। अभी तक क्या था? हाइड्रोजन के ढेर सारे एटम्स हुआ करते थे कहीं ना कहीं, तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ एटम्स थे तो वो जा रहे थे। अब क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम है, मतलब एक हाइड्रोजन है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या होगा। अब जैसे मान लिया यही है, ठीक है, हमने मान लिया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, अरे ग्राउंड स्टेट पे जाना है। तो तरीके देखो, या मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे जा सकता है? जैसे यहां से यहां जाए, पहले ये यहां से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहां से यहां जाएगा, फिर क्या होगा? यहां से यहां जाएगा, फिर क्या होगा?
फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाए, इस 4 से सीधे 1 पे चला जाए। एक तरीका तो ये हो गया कि 4 से 3 पे जाए, 3 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे जाए। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लाइंस कितनी मैक्सिमम लाइंस हो सकती हैं कि अगर 4 से इसको 1 पे जाना है तो कितनी हो सकती हैं, 1 2 3। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि मैक्सिमम लाइंस कितनी हो सकती हैं, n-1, और मिनिमम लाइंस कितनी हो सकती हैं, केवल 1 हो सकती है, क्योंकि 4 से डायरेक्ट वो पहुंच जा रहा है। तो मिनिमम तो हमेशा 1 ही रहेगा, मैक्सिमम आपकी n-1 हो सकती है। तो याद रखिएगा कि अगर मान लो आपको दे दिया कि इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है और ये 7th एक्साइटेड स्टेट में है। 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब 8 में है, n = 8। तो n = 8 का मतलब होगा उसको मैक्सिमम लाइंस कितनी हो सकती हैं, 8 - 1 7। ठीक है, समझ गए? चलो, ये हमारा तीनों केस हो गया बच्चों, इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग आगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नोट कर लिया, इरेज कर दिया जाए। चल, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिए, फिर हम लोग उसको करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेक्टर लाइंस, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइंस ऑब्जर्व observed when electron make transition from, इसमें पहला पार्ट है 7th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट, 7th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 8th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। एट्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। थर्ड पार्ट है 10th एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं ऐसा, अब तो आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोलता है, कहता है 7th एक्साइटेड स्टेट। 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया N2 की वैल्यू तो हो गई 8, एक्साइटेड स्टेट आ गया, इसका मतलब 1 बढ़ा देंगे, और N1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक, हमने अभी बताया था कि डेल्टा N निकालना पड़ेगा आपको। ये क्या होता था, N2 - N1, तो 8 - 3 क्या आ गया भाई, 5। तो अब कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगी, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1/2, दैट मीन्स 5 इंटू 6/2, 6 पंजे 30 15। कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती हैं,
15। ओके, सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पे देखो 8th एक्साइटेड स्टेट, तो N2 की वैल्यू तो हो गई 9 और N1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई 8। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएगी 8 इंटू 9/2, तो इसका मतलब 36। ओके, थर्ड पार्ट देख लो, तो यहाँ पे 10th एक्साइटेड स्टेट, N2 की वैल्यू हो गई 11, N1 की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू आ गई 9। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई 9 इंटू 8/2, दैट मीन्स सॉरी 9 इंटू 10 होगा ना 45। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल गई। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया बच्चों। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें आप लोग। ओके, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।